नेहा की शादी के ठीक बाद उसके पति राहुल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, इसलिए पूरा परिवार नए शहर में शिफ्ट हो गया। ला जी, शादी के बाद बहू के साथ हमारी भी विदाई हो गई। अच्छा है ना, अब बहू के साथ हम भी नए शहर में आ गए तो मिलकर एडजस्ट कर लेंगे और बहू को ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिर्फ वही नई जगह पर आई है। बात तो ये भी ठीक है, क्यों बहू? जी माँ जी। और माँ, ये शहर भी ज्यादा अच्छा है। वो तो है, लेकिन वहाँ पर मेरी सारी सहेलियाँ थी, खासकर मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी। उसके बिना ना मेरा मन ही नहीं लगेगा। अरे नए शहर में नए दोस्त बन जाएंगे माँ। अगले ही दिन से नेहा घर जमाने और संभालने में बिजी हो गई। बहू। जी माँ जी। राहुल ऑफिस चला गया क्या? हाँ माँ जी, और बाबूजी कहीं सत्संग में गए हैं। और तू क्या कर रही है? बस थोड़ा सामान जमा रही थी। अरे छोड़ ना, सामान तो जमता रहेगा। चल ना कहीं घूम के आते हैं बहू। लेकिन माँ जी, ये सामान। देख बहू, पुराने शहर में मेरी बहुत सारी सहेलियां थी और मैं रोज उनके साथ खूब मजे करती थी। अरे वाह। सहेलियां तो तेरी भी होगी ना अपने मायके में? हाँ माँ जी, थी तो। इस शहर में हम दोनों की सहेलियां नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे की सहेलियां बन जाएं? रोज घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे और मजे करेंगे। आइडिया तो अच्छा है माँ जी। तो जल्दी से तैयार हो जा, यहाँ का मार्केट देख कर आते हैं। अरे पानी पूरी भी खाएंगे। जी जी माँ जी। सास बहू साथ साथ घूमने फिरने और मजे करने लगी और जल्द ही पक्की दोस्त बन गई। बहू क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ माँ जी। अरे कपड़े मैं धो देती हूँ, तो अपने मोबाइल में फिल्म के टिकट बुक कर देना। ठीक है माँ जी। क्या बात है, सास बहू में तो बहुत पट रही है। सास बहू नहीं, हम दोनों तो पक्की सहेलियां हैं। क्या बहू? हाँ बाबूजी, मैं और माँ जी रोज खूब मजे करते हैं। यह तो कुछ भी नहीं बहू, मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी और मैं जितने मजे करते थे ना, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ नेहा, इन दोनों की दोस्ती के किस्से पूरा मोहल्ला सुनता था। जल्द ही सास बहू की दोस्ती के किस्से भी सब सुनेंगे। हाँ बाबूजी, अधिकतर घरों में सास बहू की लड़ाई से टेंशन होता रहता है और हमारे घर में तो सास बहू की दोस्ती से खुशियां डबल हो गई है। नेहा और माँ जी की दोस्ती से घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी और कितने दिन तक टिक पाएगी? मंगला, कहाँ है मेरी प्यारी सहेली? साक्षी, तू यहाँ? हाँ यार, तेरी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुझे सरप्राइज देने चली जाती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। राहुल, बहू देखो तो कौन आया है। अरे साक्षी आंटी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। ये लीजिए पानी। जीती रहो बहू। भाई साहब कहाँ हैं? अरे नमस्ते भाभी जी, वहाँ सब कैसे हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड को आप यहाँ ले आए तो वहाँ सब ठीक कैसे होगा भाई साहब? देखा बहू, साक्षी आ गई है। अब तो हम तीनों खूब मजे करेंगे। तीनों? हाँ, मैं और मेरी बहू दोनों दोस्त बन गई हैं। शॉपिंग, मंदिर, मूवीज, सब जगह दोनों साथ जाते हैं। जैसे हम जाया करते थे ना, अब हम तीनों साथ जाएंगे। खाना खाने के बाद दोनों सहेलियां गपशप करने लगी। मंगला, तू ये क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? अपनी बहू को दोस्त बना रही है, बाद में बहुत पछताएगी तू। अरे ऐसा क्यों कह रही है? बहू को ना ज्यादा सर पर चढ़ाया तो एक दिन तेरे सर पर नाचेगी वो। मैंने बहुत घरों में देखा है। लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे बहुत संस्कारी है। संस्कार बेकार होने में देर नहीं लगती। ऐसा ना हो कि चहेती बनकर ये घर पर कब्जा जमा ले और तुझे तेरे ही घर में नौकरानी बना दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मानना तो चल छोड़, अपना नया शहर तो घुमा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बहू को तैयार होने के लिए कह देती हूँ। अरे बहू थक गई है आज इतने लोगों का खाना बना के, उसे आराम करने देना। हम दोनों सहेलियां ही चलते हैं।
ठीक है। मंगला, ये देख चूड़ियाँ कितनी सुंदर है ना। अरे हाँ, बहू को ना ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ले लेती हूँ। रहने दे, इनकी क्वालिटी वैसे इतनी अच्छी नहीं है। सुन ना, एक नई फिल्म लगी है, सुना है बहुत अच्छी है, हम दोनों देखने चले क्या? अरे उस फिल्म के कल के टिकट तो बहू ने पहले ही बुक कर दिए हैं। मैं उसे बोल के ना तेरा टिकट भी करवा देती हूँ। मंगला का हर बात में अपनी बहू का नाम लेना साक्षी को खटकने लगा। उसने दोनों की दोस्ती तोड़ने का मन बना लिया। आंटी जी, आप लोग मेरे बिना ही मार्केट चले गए? मैंने तो कहा था कि बहू को भी साथ ले ले, लेकिन मंगला ने पता नहीं क्या क्यों मन कर लिया। अच्छा, होगा कुछ। अरे हाँ, तूने वो फिल्म की 2 टिकट बुक की है ना, वो 2 टिकट मुझे दे देना बेटा। लेकिन आंटी, वो फिल्म तो मैं और माँ जी साथ में देखने वाले हैं, मैं 1 टिकट और बुक कर देती हूँ ना। मंगला ने कहा कि ये दोस्तों की फिल्म है तो बहू क्या करेगी साथ जाके। उसे ना वो फिल्म मेरे साथ देखनी है, उसी ने कहा कि तुमसे टिकट ले लूँ मैं। अच्छा ठीक है। नेहा को इस बात पर बहुत बुरा लगा। उसने टिकट दे दी और अपने रूम में चली गई। मंगला, चले क्या फिल्म देखने? बहू ने तेरी टिकट भी बुक करा दी क्या? मैं बहू से वही कहने गई थी तो उसने 2 टिकट मुझे देकर कहा कि आप दोनों ही देखाओ, मुझे आप लोगों के साथ फिल्म नहीं देखनी। और इतना कहकर वो तो अपने कमरे में चली गई। कमाल है, बहू ने ऐसा क्यों किया? अरे होगा कुछ, छोड़ना। चल चल, अब फिल्म शुरू हो जाएगी। माँ जी साक्षी आंटी के साथ फिल्म देखने चली गई और साक्षी की चाल कामयाब हो गई। सास बहू दोनों एक दूसरे से नाराज हो गई थीं। तो साक्षी आंटी, कैसा लगा आपको हमारा नया शहर? बहुत अच्छा है बेटा, आज तो मैं और मंगला फिल्म देखने भी गए थे। बहू, तुम नहीं गए फिल्म देखने? नहीं बाबूजी, दोस्तों की फिल्म थी तो मैं जाके क्या करती। दोस्त तो ये दोनों है ना। हाँ हाँ, मेरी दोस्त तो बस साक्षी ही है। अरे इसे क्या हो गया? होना क्या है, मैंने ज्यादा छूट क्या दे दी, सर पर चढ़ गई है। मैं उससे बात करता हूँ। मंगला, बहू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है, बहू ने शुरू किया है ये सब। बहू बिना बात के ऐसा बर्ताव करे ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। अब छोड़िए ना भाई साहब, ये सब सास बहू के बीच ना ये सब चलता ही रहता है। चल चल, हमें वो साड़ी की सेल में भी तो जाना है ना मंगला। सच कहूँ साक्षी, मुझे तो बहू के लिए ही साड़ियाँ लेनी थी, पर अब तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मुझे तो खरीदनी है ना, चल उठ आजा। सास बहू के बीच झगड़ा करवाकर साक्षी तो बहुत खुश थी। मार्केट से आते ही माँ जी ने नेहा को बाहर बुलाया। बहू, आ बहू। क्या हुआ माँ जी? कर ली शॉपिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ? ये ताने मारना बंद कर और बता कि किस बात का बुरा लगा है तुझे। बुरी तो आपको मैं लगने लगी हूँ ना, तभी तो आप मुझे बिना बताए साक्षी आंटी के साथ मार्केट चली गई। फिर जो फिल्म हम दोनों साथ देखने वाले थे उसके टिकट मुझसे लेकर आंटी के साथ चली गई। कितना झूठ बोल रही है तू। फिल्म के टिकट तूने साक्षी को ये कहकर दे दिए कि तुझे मेरे साथ फिल्म नहीं देखना, और मार्केट जाने से भी तूने ही मना किया था ना। झूठ आप बोल रही हैं माँ जी। आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आ गई, अब आप मेरे साथ क्यों जाएंगी? मुझे तो लगा था कि सासू माँ के रूप में मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। आपने दिल तोड़ दिया मेरा। अरे दिल तो तूने मेरा दुखाया है। एक मिनट चुप हो जाओ दोनों। मंगला, तुम्हें किसने बताया कि बहू ने तुम्हारे साथ जाने से मना किया है? मुझे तो साक्षी ने बताया, बहू ने उसी से तो कहा था। बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि मंगला तुम्हें साथ में नहीं ले जाना चाहती? मुझे भी साक्षी आंटी ने कहा कि माँ जी को मेरे साथ नहीं जाना। तो साक्षी भाभी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? मंगला, मुझे माफ कर दे। सच कहूं, बहू ने कभी मना नहीं किया, और बहू
मंगला ने भी तुझे ले जाने से मना नहीं किया था। मैंने ही तुम दोनों से झूठ बोला था। अरे लेकिन क्यों? जब मैंने तेरी और बहू की गहरी दोस्ती देखी तो मुझे बहुत जलन हुई। लगा कि तूने मेरी जगह बहू को दे दी है, इसलिए मैंने तुम दोनों में झगड़ा लगाने की साजिश की। शादी तय होते वक्त कैसी कैसी डिमांड ससुराल पक्ष की होती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये देखिए। नहीं नहीं बहन जी, एक पैसा एक सामान नहीं चाहिए, बस हमें अच्छी बेटी चाहिए, हमारे घर को संभाल ले ऐसी एक अच्छी बहू चाहिए। ईश्वर की दया से हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अरे ऐसा कैसे, हमारी भी तो एक ही बेटी है। एक एक पैसा जोड़ा था कि इसकी शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अब आप बोल रही हैं कि सामान नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। देख लीजिए, हमारे घर में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है कि हम एक टेबल भी रख पाए। मैंने और मेरी बीवी ने एक एक सामान मन से जोड़ा है, सजाया है, तो प्लीज आप रहने दे। खैर हो जाती है रिया की शादी आयुष के साथ। शादी के बाद काश मेरे कमरे में बड़ी वाली टीवी होती, मेरे पापा दे तो रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ मैनेजर को, वो ला देगा। इसमें तुम्हारे पापा क्या कर लेंगे? रिया को बुरा लगता है कि वो घर में किसी भी चीज पर बाप के पैसों का हक नहीं दिखा पा रही थी। वो माँ को फोन करती है। देख बेटा, तेरे ससुराल वाले तो मुझे पहले ही तेज लग रहे थे। वो तो तुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं। नौकरानी जानती है ना कैसी जिंदगी होती है उसकी। माँ 2 मिनट होल्ड कर, दरवाजे पर कोई है। देख ले, तेरे कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं है। रिया दरवाजा खोलती है। सामने नौकर हाथ में ट्रे लेकर खड़ा होता है। बेन साहब, वो आपकी कॉफ़ी, बड़ी मैडम ने बोला है कि आपको चीनी कम चाहिए होती है ना। हाँ हाँ, ओके ओके। रिया कॉफी लेकर दरवाजा बंद कर देती है। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? नौकरानी बनाकर रखा है उन लोगों ने तुझे, और तू रह रही है। देख, एक काम कर, एक एक करके घर की सारी चीजें खराब कर, और जैसे ही खराब होगी मैं दे जाऊंगी तुझे सामान, ठीक है ना? बेटी सोचती है कि वो नौकरानी, लेकिन क्या ज्यादा सोचना, माँ ने बोला तो झूठ थोड़ी ना होगा। फिर क्या, माँ की आज्ञा मिलते ही बेटी रिया लग जाती है काम पर। हाय रे, न जाने कैसे ये फ्रिज खराब हो गया। नो इश्यू मैम साहब, मैं इलेक्ट्रिशियन बुला लेता हूँ। पागल है क्या? मेरा बाप जानता है कौन है। नया ले लेते हैं, पुराना ठीक कराना हमारे खानदान में नहीं है। बस फिर क्या था। माँ के कहने पर रिया घर का एक एक सामान तोड़ती और माँ नया भर देती। ऐसे में एक वक्त ऐसा आता है कि घर का ज्यादातर सामान रिया के घर का होता है। फिर एक रोज, बहू क्या हाल बना रखा है, रोज घर की कोई ना कोई चीज तुझसे खराब हो रही है। और ये क्या, तेरे घर वालों को कैसे पता चल जाता है कि आज क्या खराब होने वाला है? वो तो पहले से ही उसे लेकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। देखिए मम्मी जी, ज्यादा मुझ पर चढ़ने की जरूरत तो है नहीं, पूरा घर मेरे ही सामान से भरा है। मम्मी जी, मैं भी ना कोई चलते फिरते घर की बेटी नहीं हूँ। बढ़िया आई। और हाँ, सोफे पे थोड़ा तमीज से बैठना, पता है कितना महंगा वाला है। बहू की हरकत सास को बहुत बुरी लगती है। वो पति के पास जाती है और पति को सारा हाल बताती है। देखिए जी, मैं कह रही हूँ कि बहू ने ना जानबूझकर घर का सारा सामान तोड़ा है, वो हम पर दहेज का रौब दिखा सके। ये क्या बात होती है? बहू के माँ बाप को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के कारण ही देश में दहेज जैसी कुप्रथा फल फूल रही है, और साथ ही लड़कियां ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती। कितने ही लोग हैं जो दहेज ना दे पाने के कारण बेटियों की शादी भी नहीं करा पाते। अब देखिए, ये सोच तो आपकी है ना, बहू के मन में क्या चल रहा है कौन जाने। कल हमारी बेटी आ रही है, उसके सामने बहू ने ये सब किया तो वो कितना दुखी हो जाएगी। मैं बेटे से बात करता हूँ, वही बहू को समझाएगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बहू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या है, सोफे के ऊपर पैर के निशान। अरे सोफा बैठने के लिए होता है कि खड़े होकर नाचने के लिए? गले सड़े पुराने सोफे थे, वो तो भला हो मेरे पापा का, जो सफेद सफेद सोफे रखकर इस फटे पुराने घर को नया चमचमाता चेहरा दे दिया। सास ये सब सुनकर पति से कहती है, देख रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है कि बेटी के बच्चे तो इस घर का कुछ भी छू लेंगे तो ये तो बवाल कर देगी।
इसीलिए तो मैं नहीं चाह रहा था कि बहू के मायके से कोई भी सामान आए। वो तो मैं भी समझ रही थी। बहू के घर वालों से कुछ मांगा नहीं तो बहू ने ये कर दिया, घर का सामान तोड़ तोड़ कर मायके से सामान मंगवा लिया। अब घर पर राज कर रही है। अगर इसने मेरी बेटी के बच्चों को एक शब्द भी कहा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मैंने इतना पैसा इसलिए नहीं कमाया कि कल को कोई बाहर की लड़की मेरी बेटी और बीवी को ताने दे। फिर मैं भी बेला को फोन करके थोड़ा सा घर के और बहू के माहौल का आइडिया दे देती हूँ। कल को कोई बात हो तो बेला समझ कर रहे। सास बेटी को फोन पर सारी बात बता देती है। अरे माँ तू चिंता ना कर, ऐसी कईयों को मैं लाइन में लगा चुकी हूँ। अगले रोज रिया की ननद घर आती है, प्यारे प्यारे 2 बच्चों को लेकर। रिया दरवाजा खोलती है। अरे बेला आओ आओ अंदर आओ, लेकिन बाहर खड़ी वो कार देखी, वो देखते हुए अंदर आना। हाँ बेला जो कि खुद एक बहुत ही संपन्न परिवार की बहू होती है। हाँ भाभी, क्यों, किसकी कार है? ड्राइवर भैया ने कार खरीद ली क्या? वैसे भी भाभी ये लोग ना ऐसी भी कार खरीद ले तो बड़ी बात है। बेला की बात सुनकर रिया का मुंह बन जाता है। नहीं नहीं, ये 8 लाख की कार मेरे पापा ने दी है इनको। क्यों क्यों दी है? पापा को तो ये लेन देन पसंद ही नहीं है। मेरी शादी में 40 लाख की कार दे रहे थे, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया। वैसे भी भैया के पास तो 1 करोड़ की कार है, फिर ये 8 लाख की कार लेकर क्यों जगह घेर रखी है? खैर अब सारी बातें यही होगी या अंदर भी आने दोगी भाभी? बेला चली जाती है अंदर, लेकिन अब जिस 8 लाख की कार में रिया फूली रहती थी वो पिचक्कर फुस हो जाती है। कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूं, कब से तेरी और बच्चों की राह देख रही थी। बेला भाभी को देखती है और फिर अब मैं पानी देती हूँ ठंडा और पौष्टिक। वो क्या है ना, मेरे पापा ने ऐसा आरओ दिया है जिसमें तांबा है, पानी में ना तांबे के गुण आते हैं। बहू पानी ले आती है। अरे मुन्नी क्या ढूंढ रही है? पानी पी लो, देखो कितने महंगे आरओ का पानी है, कहीं पिया नहीं होगा इसके पहले। महंगा आरओ पानी? भाभी पानी में से तो मरे हुए चूहे की बू आ रही है। ये बोलकर ननद पानी थूक देती है। वही तो, जब से इसके पापा ने ये थकासा आरओ लगाया है, तेरे पापा की बिना तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे पहले वाला आरओ तो मैं लंदन से लेकर आया था। और क्या पापा, मैं भी तो अमेरिका से लेकर आई थी। भाभी वो मुन्नी को फ्रिज का रिमोट दे दो, वो क्या है ना, खुद ही फ्रिज से जो अच्छा लगेगा वो खा लेगी। फ्रिज का रिमोट? लेकिन पापा ने तो डबल डोर वाला फ्रिज दिया है, उसमें कोई रिमोट नहीं है। ननद सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। क्या है भाभी, क्यों आपके पापा ने ये लो स्टैंडर्ड सामान देकर हमारे घर को गरीबों वाला बना दिया? अब मेरी बेटी क्या खाएगी, क्या पिएगी? उसकी तो आदत है 2 करोड़ के फ्रिज से रिमोट से दरवाजा खोलकर खाने पीने की। पापा पापा। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा क्या जरूरत थी मेरी शादी करोड़पतियों के घर करने की, जब सेम फैसिलिटी मेरे मायके में नहीं दे सकते। अब मैं चली। रिया डर जाती है, शाम को पति घर आएंगे और बहन क्यों चली गई ये पूछेंगे तो। बेला बेला रुको। हाँ बहू, मैं भी वही बोल रही थी, तेरे पापा की तो बड़ी फास्ट डिलीवरी है सामान पहुंचाने की। यहाँ सामान तुझसे टूटा नहीं कि वहां दरवाजे की घंटी बज जाती थी। तो तेरे पापा को जरा कह देना कि एक रिमोट वाला 2 करोड़ का फ्रिज भेज दे, और वो भी जल्दी। हाँ माँ वो कार भी बाहर देखी मैंने, उसमें तो मैं किसी हाल में ना बैठूं। 40 करोड़ वाली कार चाहिए। जरा जल्दी बोल बहू, बेला चली गई तो बड़ी बेइज्जती होगी। रिया जो कि अपनी माँ के कहने पर चलती थी, जल्दी से फोन लगाकर सारी कहानी बता देती है। माँ थोड़ा जल्दी कर देना, है ना, एक बार सामान भेज दे, फिर देख कैसे मैं इन लोगों पर अपना रौब जमाती हूँ। और माँ कुछ और ज़रूरत पड़ी ना तो मैं बताती हूँ, ठीक है? माँ के तो पसीने छूट जाते हैं, समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ कौन खेल खेल गया। कहाँ तो बेटे को राजकुमारी बनाने के लिए ससुराल वालों को ज़बरदस्ती सामान दिया था, और कहाँ तो खुद भिखारी बनने वाले हालात हो रहे हैं। रिया की माँ अपने पति से सारी बात कहती है। वाह वाह रिया की माँ वाह, बेटी को नेक लोगों का ससुराल मिला तो तू वहाँ आग लगा रही है। अरे देवता लोग है वो, शहर में नाम है उनका,
जो सामान तूने उन लोगों को भेजा वो उनके नौकर इस्तेमाल करते हैं। बेचारों ने रिया की कितनी बातें सही, लेकिन हम तक बात भी नहीं आने दी। अब तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। तो देखा कैसे बसे बसाए घर में माएं बेटियों को बसने ही नहीं देती। भाई ससुराल तो एक समंदर जैसा है, बेटियों को वहां तैरना सिखाएं, ना कि खुद डूबना और ससुराल वालों को भी डुबाना। श्रद्धा, तो अपने दिल की बात सुमित को क्यों नहीं बता देती? अरे मैं उससे कैसे कहूं कि मैं उसे प्यार करती हूँ? वो खुद नहीं समझ सकता क्या मेरे दिल की बात? देख, तू मेरी सहेली है इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसका इंतजार करती रहे और वो किसी और से शादी कर ले। ये है श्रद्धा, जो कि सुमित से बहुत प्यार करती है, लेकिन सुमित इस बात से अनजान है और वो श्रद्धा को सिर्फ एक दोस्त ही समझता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच सुमित की माँ आशा उसकी शादी आराध्या नाम की एक लड़की से करवा देती है और ये बात श्रद्धा की सहेली मंजू उसे बताती है। श्रद्धा, मैंने कहा था ना, अपने दिल की बात बता दे सुमित को। करवा दी उसकी माँ ने उसकी शादी। क्या सुमित ने शादी कर ली? उसने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्या सोचता वो तुम्हारे बारे में? कितना बोला था मैंने तुझसे कि तू उसको सब कुछ बता दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब मेरी बात मान, भूल जा उसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं उसे पाकर रहूंगी। इस तरह श्रद्धा ने ठान लिया कि वो किसी न किसी तरह से सुमित को पाकर रहेगी। इसके लिए अब वो आगे कदम बढ़ा चुकी थी। उसने सुमित के छोटे भाई अमित से शादी कर ली। उसकी सहेली मंजू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन श्रद्धा ने उसकी एक नहीं सुनी। अब श्रद्धा साम दाम दंड भेद से आराध्या को उनके घर से निकालना चाहती थी। एक दिन आराध्या ने खाना बनाया तो श्रद्धा ने उसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी। बहू, क्या हुआ तुम्हें? खाने में कौन इतनी ज्यादा मिर्च डालता है? माँ जी, मैंने तो हिसाब से मिर्च डाली थी, पता नहीं मिर्च इतनी ज्यादा क्यों हो गई। भाभी, जब आपको अंदाजा नहीं है नमक मिर्च का तो माँ से पूछ कर डाल दिया करो ना। देखिए, अब इस खाने को तो कोई नहीं खाएगा, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। श्रद्धा ने दोबारा खाना बना दिया और सभी को खाना बहुत पसंद आया। एक दिन सुमित ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपए देते हुए कहा, आराध्या, ये लो पैसे, संभाल कर अलमारी में रख दो, मुझे कल सुबह चाहिए। श्रद्धा सुमित की बात सुन लेती है और आराध्या को अलमारी में रुपए रखते हुए देख लेती है। रात में श्रद्धा चुपके से वो रुपए निकाल लेती है। जब सुबह होती है तो सुमित आराध्या से रुपया मांगता है। आराध्या, रात को जो मैंने 50,000 दिए थे ना, वो देना जरा। आराध्या अलमारी से रुपए निकालने जाती है तो उसे रुपए नहीं मिलते। बहुत ढूंढती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब उसे ढूंढते हुए बहुत देर हो जाती है तो सुमित उससे कहता है, क्या हुआ आराध्या, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से रुपए लाकर दो ना। मैंने यहीं रखे थे रुपए, अब मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पैर लग गए थे क्या, जो अपने आप कहीं चले गए? सच बताओ आराध्या, कहाँ है रुपए? मुझे सच में नहीं पता, मैंने रात को तो यहीं रखे थे। दोनों की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी उनके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ भैया, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और भाभी रो क्यों रही है? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सुमित सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद सब आराध्या को ही गलत समझते हैं और उसकी सास तो उसे खूब सुनाती है। आराध्या, तुम इतनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो घर क्या संभालोगी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हमसे बोल दो, अपने ही घर में चोरी करना अच्छी बात नहीं है। पर मम्मी जी, मैंने कुछ। चुप रहो आराध्या। माँ, मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है, अब क्या करूं? ये सुनते ही श्रद्धा बोलती है, जेठ जी, मेरे पास है 50,000 रुपए, मैं अभी आपको एटीएम में से निकाल कर दे देती हूँ। श्रद्धा सुमित को रुपए दे देती है और सभी घर वाले श्रद्धा को प्यार करते हैं। श्रद्धा और आराध्या किचन में खाना बना रही होती है, तभी आराध्या कहती है, श्रद्धा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए भाभी? तुमने समय पर 50,000 का इंतजाम कर दिया।
तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। श्रद्धा एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ मन में कहती है, भाभी अभी तो मैं आपके ऊपर क्या क्या एहसान करूंगी आप भी याद रखोगी। पहले आपसे ये घर छीनूंगी और उसके बाद आपका पति। आराध्या रोटी बनाकर किचन से चली जाती है। तभी श्रद्धा उन रोटियों को दोबारा सेकती है और हर रोटी को जला देती है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो आशा रोटियों को देखकर कहती है, ये आज रोटियां किसने बनाई हैं? सारी रोटियां जला दी हैं। अब रोटियां तो भाभी ने बनाई हैं, मैंने तो सब्जी बनाई है। और ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अब हम सब ये क्या जली हुई रोटियां खाएंगे? माँ जी मैंने तो ठीक ही बनाई थी, पता नहीं कैसे जल गई। जैसे अलमारी से रुपए गायब हुए थे वैसे ही रोटियां भी जल गई है ना। आराध्या एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके हो आओ और प्लीज जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम यहां वापस मत आना। जहां एक तरफ आराध्या को सुमित की बात सुनकर दुख होता है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा अपने मकसद में कामयाब होती जा रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, मैं आप सबके लिए दोबारा रोटियां बना देती हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ बहू बना ला और जरा जल्दी करना। श्रद्धा सबके लिए रोटियां दोबारा बना देती है। अब श्रद्धा इसी तरह से घर वालों और सुमित के दिल में आराध्या के लिए नफरत पैदा कर देती है और कुछ ही दिनों में बात तलाक तक पहुंच जाती है। श्रद्धा इस बात से बहुत खुश होती है और वो अपनी सहेली मंजू को फोन करके कहती है, मंजू मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी सहेली श्रद्धा, कैसी हो? श्रद्धा, इतने दिनों बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम्हारा पति अमित कैसा है? ठीक है सर, मैंने ना तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। अरे बताना जल्दी से, क्या खुशखबरी है? मेरे प्यारे जेठ जी मेरी प्यारी जिठानी को तलाक दे रहे हैं और बहुत जल्द सुमित मेरा होगा, सिर्फ मेरा। श्रद्धा, तुझे समझाया था ना मैंने, ऐसे खेल मत खेल। तू अपने साथ साथ अपने पति और अपने जेठ जेठानी की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। देख संभल जा, अभी भी समय है, रोक दे ये सब और अपने ससुराल वालों को सब कुछ सच बता दे। अच्छा, अपनी मंजिल पर आकर पीछे लौट जाऊं? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जल्द ही मैं भी अमित से तलाक लेकर सुमित से शादी कर लूंगी। श्रद्धा अपनी सहेली से बात कर रही होती है कि अचानक उसकी सास उसके कमरे में आ जाती है। उसे देखकर श्रद्धा घबरा जाती है। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, इतनी घबरा क्यों गई? किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं बाजी, वो मेरी फ्रेंड है। आशा वहां से चली जाती है और अगले दिन वकील तलाक के पेपर पर साइन करवाने आता है। सुमित जी, आराध्या जी, आप दोनों इन पेपर पर साइन कर दो। दोनों पेपर पर साइन करने ही वाले होते हैं कि तभी आशा उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको तुम दोनों, इन पेपर पर साइन मत करो। इस घर में तलाक तो होगा, लेकिन वो तुम दोनों का नहीं बल्कि अमित और श्रद्धा का। माँ, लेकिन हम दोनों ने क्या किया है? आप हमारा तलाक क्यों करवाना चाहती हो? आशा श्रद्धा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, कल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, अब तुम सबको सच बताओगी या मैं बताऊं? श्रद्धा सभी को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर सुमित कहता है, ये सच है श्रद्धा कि मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, लेकिन कभी तुमसे नफरत भी नहीं की, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करता हूं। श्रद्धा, तुम इतना भी गिर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने मुझसे शादी इसलिए की ताकि तुम मेरे भाई को पा सको। मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बेटे को तलाक दो और अभी निकलो इस घर से। सभी श्रद्धा को उल्टा सीधा बोलते हैं। वो रो रही होती है, लेकिन आराध्या सबसे कहती है, आप सब श्रद्धा को माफ कर दो। आखिर ये जो है जैसी है, अब हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें इसे एक और मौका देना चाहिए। सभी घर वाले आराध्या की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। आराध्या से सभी माफी मांगते हैं और श्रद्धा को एक और मौका देते हैं। बरखा और मयूरा दोनों भी देवरानी जेठानी होती हैं। बरखा की छोटी बेटी होती है तारा, जो 5 साल की है।
वहीं मयूरा का एक बेटा होता है ओमकार, जो चौथी कक्षा में पढ़ रहा होता है। रोज की तरह ओमकार स्कूल से लौटता है और आज तो उसने एक ट्रॉफी भी लाई होती है अपने साथ। दादी, दादू, ये देखिए, मैं दौड़ प्रतियोगिता में पहले आया और ये ट्रॉफी मिली मुझे। अरे वाह वाह वाह, जीते रहे ओमी, क्या बात है। तू तो अभी से ही हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है। बहुत खूब ओमी बेटा, ऐसे ही अपने दादू दादी और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। बधाई हो ओमी, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद व्यंजन बनाऊंगी खाने में। और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। बहुत अच्छा मेरा लड़का, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। और तुम्हारा चाचा तुम्हें आज मॉल में खेल खेलने ले जाएगा। हाँ। ये थैंक यू। सभी ओमकार की तारीफें करते हैं और उसे प्यार करते हैं, पर ये सब बरखा को अच्छा नहीं लगता। वो अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, जिसे देखो दिन रात बस उम्मी 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 करते रहते हैं इस घर में। कोई मेरी तारा को प्यार नहीं देता। अरे क्यों देगा भला? वो एक लड़की है और ओमकार एक लड़का। अगर ऐसा ही रहा ना तो ये बुढ़िया मेरी सास एक दिन सारी जायदाद उस ओमकार के नाम कर देगी और मेरी बेटी, उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे अभी तो मेरी बेटी 5 साल की है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। और मैं ससुराल में सबके मंसूबों को अच्छे से जानती हूँ। जेठानी जी के बेटे को मैं इस परिवार की जायदाद का मालिक बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी, कुछ तो करना होगा। मम्मा, कार्टून लगाओ ना टीवी पे। हाँ बेटा, अब देखना जेठानी जी, इस देवरानी की बेटी ही बनेगी जायदाद की असली मालकिन। बरखा को लगता है कि सब मयूरा और कार्तिक के बेटे ओमकार की तारीफ करते हैं और उसे ही महत्व देते हैं। और इससे पहले कि सास मनोरमा और ससुर धनराज ओमकार के नाम सारी जायदाद कर दे, बरखा ओमकार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। वो मनोरमा के कमरे में जाकर उसके ड्रॉअर में से कुछ पैसे चुराकर ओमकार की बैग में डाल देती है। और जब मनोरमा ड्रॉअर में से पैसे को गायब देखती है तब वो चिल्ला पड़ती है, हाय राम, मेरे पैसे कहाँ चले गए? इसी ड्रॉअर में तो रखे थे। वो हॉल में आकर सबको बुलाती है और बताती है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। अरे मनोरमा, पैसे चल के थोड़ी ना जाएंगे कहीं पे, कमरे में ही होंगे, ध्यान से देखो ना। हाँ माँ जी, आपने ठीक से चेक किया ना? अरे मैंने पूरे कमरे की जांच कर ली लेकिन कहीं नहीं है। माँ जी, एक काम करते हैं, हम ना पूरे घर में ढूंढते हैं, क्या पता आप कहीं रख कर भूल गई हो या किसी कोने में गिर गए हो आपके पैसे। हाँ बरखा बहू, तू सही कह रही है, मुझे वो पैसे हर हाल में खोजने होंगे। कोई मामूली छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 2000 रुपए थे। बरखा और बाकी घर वाले पूरे घर में पैसे को ढूंढने लगते हैं और जानबूझकर बरखा ओमकार की बैग में से पैसे निकालकर सबको दिखाती है और बात का बतंगड़ बनाती है। हे भगवान, ये पैसे तो ओमी के बैग में से मिले। इसका मतलब ओमी ने पैसे चोरी किए थे। ओमी, तूने पैसे चुराए? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे बेटा। हाँ ओमी, बहुत गलत किया तूने। लेकिन दादी दादू, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। चलो कमरे में आओ, आज से तुम्हारा वीडियो गेम और बाहर जाना बंद। आजकल बहुत घूम रहे हो ना मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ। बरखा ये सब देखकर मन में फूट कर हंसती है और खुश होती है। एक बार बरखा मनोरमा के सूप में मिर्च मिला देती है और फिर ओमकार को रसोई में भेजती है ये कहकर कि सुनो ओमी बेटा, किचन में ना एक सूप रखा है कढ़ाई में, बस देख के आओ ना कढ़ाई ढकी है या खुली। ठीक है चाची। ओमकार जब रसोई में कढ़ाई ढकने जाता है तभी वहां मनोरमा आ जाती है। क्या कर रहा है तू यहाँ? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है क्या तूने? जा जाकर पढ़ाई कर। मनोरमा सूप को चखती है और उसे इतना तीखा लगता है कि वो चीखते चिल्लाते हुए नाचने लगती है। बरखा वहां आकर तुरंत मनोरमा को पानी देती है और मनोरमा ओमकार को फिर से डांट लगाती है। अरे कल मुहे, मटर का दाना है लेकिन काम तो बड़े बड़े बैंगनों की तरह कर रहा है। इतनी
ऐसी उम्र में तो अपने घर वालों से बदला लेने लगा। जानबूझकर इस सूप में मिर्च मिलाई थी ना तूने? नहीं तो दादी, मैं तो सूप की कढ़ाई को ढक। चुप, एकदम चुप। आज से तू मेरा कुछ नहीं। बरखा, तारा को तैयार कर, आज मैं उसे अपनी सहेलियों के पास ले जाऊंगी। ओमकार खूब रोता है और बरखा उसे घर वालों की नज़रों में बुरा बनते देख खूब खुश होती है। ऐसे ही एक दिन बरखा धनराज और मनोरमा के रूम में जाकर उनके कपड़ों को कैंची से काट देती है। धनराज का चश्मा भी तोड़ देती है और फिर ओमकार से कहती है, उमी, तुझे सबको ऐसे दिखाना है कि ये सब तूने किया है, समझ गया? लेकिन चाची, ये सब तो आप कर रही हो, मैं नहीं। मैं अभी सबको जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। बता दो, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। कान खोलकर सुन लो ओमकार, अगर तुम कोई भी बात किसी को भी बताओगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगी। फिर तुम अपने परिवार से, मम्मी पापा से दूर हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची। मैं आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। बेचारा ओमकार ऐसे ही हर बार बरखा के रचे जाल में फंसता जाता और घर वालों की नज़र में बुरा बनने लगता। हॉस्टल के डर से वो किसी को सच भी बताने से डरता। एक रोज़, ये लो, ये तेल है, इससे फर्श पर जाकर गिराओ और फिर जब तुम्हारी दादी आएगी तो वो फिसलकर धड़ाम से गिर जाएगी और सारा इल्जाम आ जाएगा तुम पर। नहीं चाची, मैं ये नहीं करूंगा। मेरी दादी को कमर की समस्या है, उनकी जान भी जा सकती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ। चुप, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे सच में हॉस्टल छोड़ दूंगी, वो भी आज के आज। उतने में वहां मनोरमा आ जाती है। बरखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के साथ ये सब करने की? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने सारी बातें सुन ली। ओमकार झट से मनोरमा के गले लग जाता है। सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बरखा बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ मनोरमा? ये कुलक्षणी हमारे ओमी को भड़का रही थी। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, इसका इल्जाम हम ओमी पे लगाते आए। दरअसल उस सब के पीछे ये है। ये सुनकर सभी हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। हाँ हाँ, है मेरा हाथ, मैंने ही किया है ये सब। हाँ, आप सब सिर्फ और सिर्फ इस ओमी के ही गुणगान गाते रहते हैं, इसे ही प्यार, लाड, दुलार और स्नेह देते हैं, और मेरी बेटी इसे कुछ भी नहीं। इसी बात से चिंता होने लगी मुझे कि ऐसा ही चलता रहा तो आप पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी ओमी के नाम कर दोगी और मेरी बेटी वो खाली हाथ रह जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने अपना लक्ष्य बना लिया कि अब मैं ओमी को आप सबकी नजरों में इतना बुरा बना दूंगी कि माँ जी और पापा जी उससे जायदाद तो दूर की बात, उससे बात भी ना करे। बरखा बहू, ये तुमने बहुत गलत किया। तारा और ओमी दोनों भी हमारी आंखों के दो तारे हैं, उन्हें हम बराबर का ही हिस्सा देंगे ना। तुम्हारी सोच और तुम्हारी नीयत ही बुरी निकली। अरे मेरा ओमी तारा से बड़ा है, उम्र के फासले को तो देखो, और दिन भर ये ओमी तारा के इर्द गिर्द ही खेलता रहता है। मैं भी तो तारा को एक माँ की तरह प्यार करती हूँ। और तुमने मेरे ओमी के साथ इतना बुरा किया बरखा? तुमने बहुत बुरा किया है बरखा। बस, अब जब यह तमाशा हो ही गया है तो इसका अंजाम भी अब तय हो जाएगा। जो बात कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी, उसे इस नास पीटी ने सच मान लिया और एक मासूम से बच्चे के साथ इतना अत्याचार किया। अब मैं पूरी प्रॉपर्टी ओमी के नाम ही कर देती हूँ। बुलाओ वकील, निकालो पेपर। और फिर बरखा की इस बड़ी गलती के कारण मनोरमा सारी जायदाद ओमकार के नाम कर देती है और बरखा पछताती बैठती है। माँ, भाई ने इस लड़की से क्यों शादी की? मुझे ये अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, अब क्या कर सकते हैं, मैं भी तुम्हारे भाई की शादी इस लड़की से नहीं कराना चाहती थी, लेकिन समर्थ की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। समर्थ ने अपनी पसंद की लड़की अधीरा से शादी की है, लेकिन उसकी माँ मंजू और बहन सौम्या को अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। समर्थ की माँ ने तो अपने बेटे के प्यार के आगे अपना सर झुका लिया और दोनों की शादी करवा दी, लेकिन सौम्या ने अभी तक हथियार नहीं डाले थे।
वो अभी भी अपनी भाभी को घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बहू, ओ बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? लाई माँ जी। एक तो समर्थ भी न जाने कहाँ से इस लड़की को पकड़ कर ले आया है। हर काम ऐसे करती है मानो हाथों में मेहंदी लगी हो। लीजिए माँ जी चाय। अच्छा, तो ले आई तो चाय। मुझे तो लगा था कि तू सुबह की चाय दोपहर के खाने के बाद देगी। माँ जी दूध वाला लेट आया था इसलिए चाय बनाने में लेट हो गई। इतने में सौम्या वहाँ आ जाती है। माँ, मैं अपनी सहेली देविका से मिलने जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, पहले नाश्ता कर लो फिर चली जाना। मुझे आपके हाथ का बेस्वाद खाना नहीं खाना। मेरी सहेली देविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसके यहाँ खा लूँगी। ओके माँ, बाय, मैं चलती हूँ। सौम्या के जाने के बाद मंजू अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू, तूने इतनी बुरी चाय बनाई है, इससे अच्छा तो तू जहर पिला देती, कम से कम वो मीठा तो होता। अगर मेरे बस में होता तो चाय की जगह जहर ही दे देती। कुछ कहा तूने? अब नहीं माँ जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, तो घर का सारा काम करके रखना, शाम तक आ जाऊंगी। और हाँ, रात के खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मंजू अधीरा पर हुक्म चलाकर चली जाती है। अधीरा बड़बड़ाती हुई किचन में जा रही होती है कि तभी समर्थ वहाँ आ जाता है। अधीरा, नाश्ता लाओ जल्दी से, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या करोगी नाश्ता करके? किसी को भी मेरे हाथ से बना खाना पसंद नहीं आता। आप भी बाहर ही कर लेना नाश्ता। लगता है माँ और सौम्या ने फिर तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारा मूड इतना खराब है। तुम माँ और सौम्या की बातों का बुरा मत माना करो। मैंने माँ के खिलाफ जाकर शादी की है ना, इसलिए वो तुमसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। लेकिन मुझे पता है, जिस तरह तुमने मेरा दिल जीत लिया, उसी तरह तुम माँ और सौम्या का दिल भी जीत लोगी। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हो तो रही है, लेकिन सोच रहा हूँ सौम्या और माँ घर पर नहीं है, तुम दिन भर अकेली घर में क्या करोगी? मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर ही लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में अकेली रह सकती हूँ, आप ऑफिस जाओ। चलो जाओ और अपना काम करो। समर्थ ऑफिस चला जाता है और शाम को जब सभी घर आते हैं, अधीरा सबके लिए बड़े प्यार से खाना तैयार करके रखती है। सौम्या सबसे पहले किचन में जाती है। अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे इस खाने का मज़ा किरकिरा करना ही होगा। सौम्या खाने के अंदर बहुत सारी हल्दी डालकर चली जाती है। उसके बाद अधीरा सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता। छी भाभी, कितना बुरा खाना बनाया है। इससे अच्छा तो आप हमें मना ही कर देती कि आप खाना बनाएंगी ही नहीं, तो हम बाहर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाते। कम से कम हमारे मुंह का स्वाद तो नहीं बिगड़ता। बहू, तूने हम सबको सुबह बिना खाना खाए निकाल दिया और अब भी हमें बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। क्या करती हो अधीरा? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? दिमाग खराब कर दिया। समर्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सौम्या भी जाती है। भैया, हमने आपसे कितना मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करो मत करो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। आप मेरी सहेली देविका को तो जानती हो ना, सुंदर होने के साथ साथ हर काम में माहिर है। सौम्या देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सौम्या ने समर्थ के दिल में अधीरा के लिए नफरत डालने की कोशिश की। अगली सुबह अधीरा जल्दी सोकर उठी और सबके लिए नाश्ता बना लिया, लेकिन समर्थ बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गया। सौम्या भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसने देविका को घर पर बुला लिया। सौम्या अपने भाई की बात देविका से कराने लगी। अब समर्थ भी देविका से प्यार करने लगा। सौम्या ने अपने भाई से कहा, भैया, आपको देविका पसंद है ना? अरे, तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देविका से शादी कर लो। अरे सौम्या, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि देविका मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी और अधीरा भी इस रिश्ते से खुश नहीं होगी। आप देविका की चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूँगी। आप बस अधीरा भाभी को समझा दो। सौम्या की बात सुनकर समर्थ अधीरा के पास जाता है। वो उससे अपनी और देविका की शादी की बात करता है। अधीरा, मैं देविका से शादी करना चाहता हूँ। क्या? आप शादी करोगे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ।
प्यार तो आप मुझसे भी करते थे, कल कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो तीसरी शादी कर लोगे? देखो अधीरा, तुम्हें घर में कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारी शादी मैंने माँ के खिलाफ जाकर की थी। अब तुम मेरे और देविका के बीच में मत आओ प्लीज। क्यों बीच में ना हो? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, आप चाहे कुछ भी कहो। अधीरा के लाख विरोध के बावजूद भी सौम्या और मंजू ने समर्थ की शादी देविका से करवा दी। आखिरकार सौम्या अपनी भाभी की सौतन ले ही आई। शादी के बाद देविका ने घर में आते ही घर वालों के साथ कैसा सलूक किया और अधीरा के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का।